एक दफा का जिक्र है। अब तो ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ऐसा खुश रंग ख्वाब जो हमने किसी और जन्म में देखा था और जिसमें बाहम ता देर जिए थे, या फिर कोई दिलावेज कहानी जिसे सुनते सुनते हमें नींद आ गई थी। ये उन दिनों की बात है जब हम गांव में रहते थे। गांव के त्यौहार भी वहाँ की जिंदगियों की तरह सादा थे। गांव में रमज़ान के वो दिन मुझे आज भी याद हैं जब गर्मियों के रोज़े हुआ करते थे। सहरी के वक्त पराठा और रात का सालन होता था। लोग रोज़ा रखकर तेज़ चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करते थे। घरों में एसी और पंखों का तसव्वुर नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मगरिब से ज़रा पहले मस्जिद में नमाजी आना शुरू हो जाते और अफ्तारी के वक्त का ऐलान नौबत बजने से होता। अफ्तारी भी इतनी सादा होती जितनी सहरी। शक्कर का शरबत, खरबूजे की फांकें और तंदूर की रोटी के साथ सालन। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटा था और मुझे रोज़े रखने की इजाज़त नहीं थी। अब सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि गर्मियों के पहाड़ जैसे रोज़ों में माँ सारे काम कैसे करती थी। सब बच्चों को संभालना, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, हांडी पकाना, चक्की पीसना और घर में बने तंदूर पर रोटी लगाना, इस सारी मेहनत का हासिल वो ख्वाब था जो माँ ने अपने बच्चों की तालीम के हवाले से देखा था। उन्हें जुनून की हद तक ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। महदूद माली वसाइल के होते हुए इस ख्वाब की ताबीर आसान न थी, लेकिन माँ की मेहनत ने वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उन्हें ये इत्मीनान था कि उनकी मेहनत रायगाह नहीं गई। वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि नमाज के सिलसिले में उनसे कोताही हुई हो, और रमज़ान के महीने में तो उनका जोश दीदनी होता। इस दौरान तो उनके मामूलात में और निखार आ जाता। रमज़ान के आखिरी अशरे में वो मस्जिद में अलविदा रमज़ान के सरनामे के तहत अपनी नज़्म पढ़ते। गांव की मस्जिद में मर्द और उससे मुत्तसिल घरों के सहनों में औरतों की कसीर तादाद जमा होती। मुझे याद है नज़्म पढ़ते हुए उन पर रिक़्क़त तारी हो जाती और सुनने वाले भी रमज़ान के रुखसत होने पर उदास हो जाते। ईद की तैयारियों में हमारे कपड़े, जूते और कभी कभार नए जूते भी खरीदने जाते। वालिद साहब एक कागज़ पर हमारे पाँव का साइज़ लेते। इसके लिए कागज़ पर पाँव रखा जाता और उसके गिर्द पेंसिल से निशान लगाया जाता। ईद के मौके पर गांव की 3 दुकानों में मिठाई मिलती। इसके अलावा पकौड़े बनाए जाते, घरों में झूले डाले जाते। क्या सादा दिन थे और खुशियाँ कितनी खालिस और अर्ज़ां थीं। फिर जब हम गांव छोड़कर शहर आ गए तो रमज़ान के मामूलात में कुछ तब्दीली आ गई। अब हम बच्चे बड़े हो रहे थे और मुझे रोज़े रखने की इजाज़त मिल गई थी। अब अफ्तारी में शक्कर के शरबत की जगह कोई अफ्तार ने ले ली थी। ईद के दिनों में लियाकत बाग में मेला होता जिसमें हम बच्चे मिलकर जाते। सर्कस यहाँ की सबसे पुरकशिश चीज़ होती और सर्कस में मौत का कुआं हम बच्चों की दिलचस्पी का बायस होता, जहाँ कमाल महारत से एक शख्स लकड़ी के तख्तों से बने हुए कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हुआ ऊपर तक आ जाता तो लकड़ी के तख्तों में इर्ताश सा आ जाता। इस दौरान मोटरसाइकिल वाला दोनों हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता और हम डर कर कुएं की मुडेर को मजबूती से पकड़ लेते। यहाँ से आगे एक और टेंट में चले जाते जहाँ लोगों का खूब रश होता, जो यहाँ उस औरत को देखने के लिए आते जिसका चेहरा तो इंसानी होता लेकिन बाकी धड़ जलपरी का। वो मेरे बचपन के दिन थे, हैरतों की धुंध में लिपटे हुए। उस वक्त हमें नहीं लगता था कि जाहिर और बातिन में फ़र्क भी हो सकता है। मेले के बाद भी पहरों में मौत के कुएं की घूं घूं और जलपरी नुमा लड़की के बारे में सोचता रहता। मुझे वो रमज़ान याद आ रहा है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उन दिनों में सहरी तक जागता रहता। रात की तारीकी में मुकम्मल सुकूत होता और पढ़ाई में कोई दखल अंदाज न होता, हत्ता कि सहरी का वक्त हो जाता। इस दौरान हमारे मोहल्ले में ढोल वाला आ जाता जो हर गली में ढोल बजाकर लोगों को जगाता था। उसके आने का वक्त मुझे पता था। ये गर्मियों के दिनों के रोज़े थे। मैं अपने घर के गली में खुलने वाले दरवाजे के सामने दहलीज पर बैठ जाता। ढोल वाला हमारे घर के सामने रुकता, मैं उसके लिए पानी लेकर आता। वो भी मेरे साथ इसी दहलीज पर बैठ जाता, पानी पीता और फिर ढोल बजाता हुआ आगे चला जाता। फिर मुझे वो मंजर याद आ जाता है जब अफ्तार के वक्त हम सब बहन भाई सैन में बिछी चटाई पर बैठे शिद्दत से अजान का इंतज़ार करते। माँ किचन में जल्दी जल्दी अफ्तारी तैयार करती। अफ्तारी के साथ ही चाय भी तैयार कर दी जाती। कैसे दिन थे वो, हवा में उड़ते हुए बादलों की तरह। अब तो लगता है जैसे कोई ख्वाब था जिसमें हम इकट्ठे थे। इस दफ़ा रमज़ान तो आया है लेकिन सब कुछ बदल गया है। माँ के सहन में चटाई पर बैठकर मगरिब की अजान का इंतज़ार करने वाले सब बिखर गए हैं। वो जो अहमद मुश्ताक ने कहा है, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। अब वो मकान रहा न वो सहन, वो वक्त न ही वो लोग।
जो अफ्तारी के वक्त सहन में बिछी चटाई पर इकट्ठे बैठते थे। आज मुझे शिद्दत से उन रास्तों का ख्याल आया जिन पर गए हुए एक अरसा हुआ था। उन चेहरों की याद आई जिनकी चांदनी मुझसे रूठ गई थी। आज सरे शाम से एक कदीम याद मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मेरे कदम बेख्तियार उठने लगे। कब्रिस्तान के 18 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैंने देखा ताहद नज़र कब्रों का हजूम था। सबसे पहले इनाम भाई की कब्र है, जो 6 साल पहले रमज़ान की 27वीं रात को हमसे बिछड़ गए थे। चांद रात के मौके पर मैं और इनाम भाई बैंक रोड पर जाते, जहाँ हम कितनी देर बेमकसद घूमते रहते। इनाम भाई के जाने के बाद चांद रातों की चांदनी अब मध्यम पड़ गई है। इससे आगे वालिद साहब की कब्र है, जिनके साथ मेरा ताल्लुक दोस्ती का था। वो उर्दू, फारसी, अरबी और पंजाबी में शेर कहते थे और एक मरंजा मरंज शख्सियत के मालिक थे। रमज़ान के महीने में उनकी याद की लौ और तेज़ हो जाती है। इससे आगे माँ की कब्र है। कब्र के इर्द गिर्द घास उगाई है। मैं लोए मज़ार को देखता हूँ। तारीख़ वफ़ात 2007, यानी माँ को गए हुए कई बरस बीत गए हैं। कहते हैं जाने वाले चले जाते हैं, मगर दुनिया के हंगामे उसी तरह रहते हैं। वही दिन रात, वही त्यौहार, वही ईदें और वही रमज़ान। लेकिन शायद वही रमज़ान नहीं। तब तो हम सब बहन भाई, वालिद और माँ के साथ इकट्ठे रहते थे। रमज़ान के महीने का कितना इंतज़ार होता। सहरी में सब इकट्ठे सहरी करते। मगरिब के वक्त सहन में बिछी चटाई पर बैठे अजान का इंतज़ार कर रहे होते। अब न वो मकान रहा है, न वो सहन, न वो चटाई, न उस पर मिलकर बैठने वाले वो लोग। अब तो ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ऐसा खुशरंग ख्वाब जो हमने किसी और जन्म में देखा था और जिसमें बाहम तादेर जिए थे, या फिर कोई दिल अवेज़ कहानी जिसे सुनते सुनते हमें नींद आ गई थी।